सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी। सो डिस्कस करते हैं आज के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। सो आज के जो टॉपिक्स हैं, टुडे वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द ट्रांसपोर्ट बबल अरेंजमेंट। ट्रांसपोर्ट बबल अरेंजमेंट क्या है? एक पर्सन इन न्यूज़ है। ट्रांसपोर्ट बबल अरेंजमेंट प्रीलिम्स में आ सकता है और इंफ्रास्ट्रक्चर जो इकोनॉमी का टॉपिक है उसमें आप यूज़ कर सकते हो एग्जाम्पल के रूप में। फार्मर प्रोटेस्ट लगातार आपका चल रहा है, इसमें अपने अलग अलग आपके आर्गूमेंट्स होते हैं। आज भी एक आर्गूमेंट कुछ है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ईरान न्यूक्लियर डील के ऊपर आपका आर्टिकल आया तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। मिस्टीरियस डेथ इन आंध्र प्रदेश, उसके पीछे जो रीज़न है वो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। आज वैक्सीन के ऊपर भी एक आर्टिकल है, तो वी विल डिस्कस अबाउट DCGI के बारे में। और ये जो टॉपिक है वो भी GS2 के अंदर जो स्टैट्यूटरी नॉन स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशंस आपके होते हैं उसके बारे में आपका रहता है। कुछ और छोटी न्यूज़ हैं वो हम लोग देखेंगे। और आखिर में आई विल गिव यू द मेंस क्वेश्चन। मेंस क्वेश्चन से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है आपके लिए। सो दिस सेशन इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सौरभ पांडे। आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अपन अकेडमी से जुड़ सकते हैं। एग्रीकल्चर का जो नया बैच है वो जनवरी 1st वीक से आपका शुरू हो रहा है, ठीक है। सो हम लोग पेपर 2 से शुरुआत करेंगे। पेपर 2 से आपकी शुरुआत होगी, तो इसको मिस नहीं करना है बिल्कुल भी। और आप लोग जो मेरी स्पेशल क्लास जितनी भी होती हैं या कोई भी स्पेशल क्लास आप कर सकते हैं अनअकैडमी में जाके, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। आज भी एक स्पेशल क्लास है, इससे पहले भी आपकी बहुत सी स्पेशल क्लासेस हैं, तो उन सबको आप देख सकते हो। यूज़ दिस कोड SPLIVE टू अनलॉक इट, और आप देख सकते हैं, ठीक है। सो आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं प्लस में जिसमें आपके सारे जितने भी जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटी हिस्ट्री जितने भी आप सब्जेक्ट्स हैं वो इंक्लूडेड रहेंगे। टेस्ट सीरीज़ है, प्रीलिम्स स्पेसिफिक कोर्सेस हैं, मेंस स्पेसिफिक कोर्सेस हैं, सब कुछ आप पूरे 1 साल 2 साल के लिए एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरीके से आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर्स का, जिसमें आपको मेंटर असाइन रहेंगे। और आपका ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हैं एग्रीकल्चर, अगर आपको अपना पूरा करना है तो 1 ईयर या 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो, आप देख सकते हो। चलो शुरू करते हैं। पहला जो टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है इंडिया और नेपाल के बीच जो कमर्शियल फ़्लाइट्स हैं वो आपकी शुरू होंगी। सो इंडिया नेपाल के बीच में जो कमर्शियल फ़्लाइट शुरू होंगी, ये ठीक है, ये अच्छी चीज़ है। बिकॉज ऑफ द पैंडमिक, जो पैंडमिक की सिचुएशन थी, महामारी की सिचुएशन थी, उस वजह से ये जो फ़्लाइट है, फ़्लाइट को मतलब थोड़ा हॉल्ट कर दिया गया था, रोक दिया गया था। अब आपकी शुरुआत होगी। यहाँ पे एक टर्म इस्तेमाल है और वो है जो व्हाट वी कॉल इट एज एयर बबल अरेंजमेंट, ठीक है, या ट्रांसपोर्ट बबल या एयर बबल अरेंजमेंट। तो एयर बबल अरेंजमेंट है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। व्हाट बेसिकली इज एयर बबल अरेंजमेंट, ठीक है। एयर बबल अरेंजमेंट क्या है, दैट वी विल डिस्कस। यहाँ पे आपका प्रश्न बन सकता है। सो व्हेन यू टॉक अबाउट ट्रांसपोर्ट बबल या एयर ट्रैवल अरेंजमेंट, ये क्या है? पहले तो ये याद रखना, ये टेम्परेरी अरेंजमेंट है। कई बार जब प्रीलिम्स का क्वेश्चन आएगा तो यहाँ हो सकता है परमानेंट अरेंजमेंट शब्द इस्तेमाल कर जाए। तो ये टेम्परेरी अरेंजमेंट है दो देशों के बीच में। और इसका एम क्या है? जिससे कि जो कमर्शियल पैसेंजर्स हैं उनका जो मूवमेंट है वो आपका हो सके। जैसे मान लो बिकॉज ऑफ द पैंडमिक आपका मूवमेंट नहीं हो पा रहा है। अब क्योंकि पैंडमिक की वजह से अगर मूवमेंट नहीं हो पा रहा है तो आप एक टेम्परेरी अरेंजमेंट लेकर आते हो, जिससे कि जो रेगुलर इंटरनेशनल फ़्लाइट्स सस्पेंड हुई हैं और मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, वो टेम्परेरी अरेंजमेंट लेकर आते हो, जिससे कि सर्टेन जो रेगुलेशंस है वो फॉलो करते हुए नंबर ऑफ जो फ्लाइट्स है वो कम रहेंगी और जो मूवमेंट है वो दोबारा से शुरू किया जा सकता है। मतलब जो फ्लाइट्स हैं वो दोबारा से रीस्टार्ट किया जा सकता है, ठीक है। सो ये जो कंसेप्ट आपका इमर्ज हुआ है ट्रांसपोर्ट बबल या एयर ट्रैवल अरेंजमेंट का, ये पैंडमिक के बाद से आपका शुरू हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक है पर्सन इन न्यूज़। तो यहाँ पे अस्ताद देबू करके एक पर्सन है, ठीक है, वो पास डबे हुए हैं। सो पर्सन इन न्यूज़ है, तो ये आप कह सकते हैं कि एक डांसर थे और कई सारे जो डांस है, कथक है, कथकली है, बहुत सारे डांस ये मतलब इनको आता था, ठीक है। तो बस आप ये थोड़ा सा ध्यान रखो अस्ताद देबू कौन है। नेक्स्ट देखते हैं फार्मर प्रोटेस्ट से रिलेटेड ये आर्गुमेंट है GS पेपर 3 के लिए। एग्रीकल्चर जो सेक्शन है उसके लिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो यहाँ पे फार्मर के बारे में जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो जैसा मैंने आपको कहा है कि आप लोग फ्यूचर पॉलिसी मेकर्स हो, तो दोनों तरह की तरीके की बातें आपको ध्यान में रखनी है। फार्मर के जो ओपिनियंस हैं वो भी ध्यान में रखना है, सरकार के जो ओपिनियंस है वो भी आपको ध्यान में रखना है। दोनों तरफ ऐसा नहीं कि आप एक्सट्रीम व्यूज़ कैरी करो कि मतलब सरकार के प्रोविजंस को भी बहुत एक्सट्रीम ले जाओ या फिर फार्मर की जो डिमांड है उसको बहुत एक्सट्रीम ले जाओ। ये दोनों ही नहीं करना, दोनों ओपिनियंस को जान के क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग आपका आंसर करना। नीति आयोग के जो CEO हैं उन्होंने कहा कि
भारत के अंदर अगर आप डेमोक्रेसी की बात करो, भारत के अंदर अगर आप डेमोक्रेसी की बात करो तो इंडिया में टू मच ऑफ डेमोक्रेसी है। ये टर्म इस्तेमाल हुआ है कि भारत में टू मच ऑफ डेमोक्रेसी है, और इस वजह से आप कोई भी रिफॉर्म्स लेकर आते हो वो रिफॉर्म्स हमेशा डिले होता है। ठीक है। सो जैसे अगर कहीं भी, अगर सपोज करो किसी दूसरे देश की बात करो जहाँ पे इतना डेमोक्रेसी नहीं, वहाँ पे जैसे मान लो एक एग्जांपल लो चाइना का। चाइना में अगर वो कुछ इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो वो इम्प्लीमेंट कर देते हैं, बट इंडिया के केस में ऐसा नहीं होता। सो उनका ही कहना था कि टू मच ऑफ डेमोक्रेसी है, इस वजह से कोई भी रिफॉर्म्स जो अगर लाए जाते हैं तो वो रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंट नहीं होता। देयर इज अ रिजल्ट ऑफ इट रिजल्ट इनटू व्हाट वी कॉल इट एज अ पॉलिसी पैरालिसिस एंड ऑल्सो पैरालिसिस इन द इम्प्लीमेंटेशन। तो हम बहुत सारे अगर रिफॉर्म्स लेकर आना भी चाहते हैं तो वो रिफॉर्म्स नहीं आ पाते हैं। अब यहाँ पे ये समझना है कि जब आप रिफॉर्म्स लाना चाहते हो और वो रिफॉर्म्स को कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है, इसका ये मतलब नहीं है कि रिफॉर्म्स गलत है या क्रिटिसिज्म गलत है। यहाँ पे ये मतलब है कि आपको एक ट्रस्ट बिल्डिंग की तरफ मूव करना है, और वो ऐसा ट्रस्ट बिल्डिंग हो जिससे कि हर एक जो पार्टिसिपेंट है वो पार्टिसिपेंट डेमोक्रेटिक प्रोसेस का वो उस रिफॉर्म में क्योंकि फाइनली रिफॉर्म आप उसी के लिए ला रहे हो, अगर वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो वो जो रिफॉर्म का पर्पज़ है वो आपका नहीं हो पाएगा। अगर आप इस बिल की बात करो तो जो फार्मर्स हैं वो फार्मर्स की दो मेजर डिमांड हैं। एक है लीगल एश्योरेंस, वो चाहते हैं, दे वांट लीगल एश्योरेंस, है ना, जो लीगल एश्योरेंस है उनको चाहिए रिलेटेड विथ एमएसपी। और दूसरा क्या है कि जो लीगल, जो जैसे डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है, ठीक है, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है, ये डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के लिए जो प्रेजेंट मैकेनिज्म उसको कैरी आउट करना चाहते हैं। जैसे अभी इसमें अभी जो है रहता है कि जो सिविल कोर्ट है वहाँ पे जाया जा सकता है फॉर द डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, लेकिन बिल में ये कहा गया है कि जो एसडीएम डीएम है वो डिसीजन ले सकते हैं। अब वो उनका मानना ये है कि जो एसडीएम डीएम है वो भी सरकार का हिस्सा है, तो क्या वो जस्टिस डिलीवरी प्रॉपर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये एक क्वेश्चन आपका राइज होता है। ठीक है। सो ये एक एंगल है। दूसरा ये भी आप कह सकते हो कि जो एपीएमसी हैं, एपीएमसी जो मंडीज हैं, एपीएम देखो जो प्रोटेस्ट है उस प्रोटेस्ट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे रिच फार्मर्स आपके इसमें इंक्लूड हैं, अपोजिशन के मेंबर्स आपको इसमें इंक्लूड मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत से जो ग्रुप है, फार्मिंग ग्रुप है, वो किसी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, ये आपको मिल जाएंगे। जो एपीएमसी मंडीज में काम करते हैं वो बहुत सारे आप लोग को मिल जाएंगे तो जो इस प्रोटेस्ट में है। एपीएमसी मंडीज में जैसे फार्मर को, ये जो एपीएमसी मंडीज आपकी बनाई जाती हैं वो एपीएमसी एक्ट के तहत, जो कि स्टेट गवर्नमेंट लेकर आता है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी एक्ट, ये जो एक्ट है इस एक्ट के अकॉर्डिंग ही आपकी जो एपीएमसी मंडीज है उनका गठन किया जाता है। और जो फार्मर्स हैं, फार्मर्स को अपनी पहली जो सेल है वो इन एपीएमसी मंडीज में ही करना पड़ता है। और क्योंकि पहली सेल आपकी एपीएमसी मंडीज में करना पड़ता है, इस वजह से जो फार्मर है, फार्मर की जो फ्रीडम ऑफ सेल है वो अफेक्ट होती है। फ्रीडम है उसकी, जो बेचने की फ्रीडम है, इस वजह से उसे जिस प्रोडक्ट में हो सकता है 15-20 रुपीज़ पर केजी मिलना चाहिए, उसे 2 रुपये 4 रुपये ही मिलता है। अब यहाँ पे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स की बात करें तो अगर उनको ये ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप एपीएमसी के बियॉन्ड भी कहीं भी सेल कर सकते हो, प्राइवेट सेलर जो मंडीज हैं उनको आप सेल कर सकते हो, तो वो फार्मर की जो फ्रीडम ऑफ सेल है उसको इंक्रीज करेगा। लेकिन जो रिच फार्मर्स है उनके अगेंस्ट जा सकता है, या जो एपीएमसी मंडीज के अंदर काम करते हैं, जो इंटरमीडिएटरीज हैं, जो बिचौलिया जिन्हें हम कहते हैं, उनके अगेंस्ट ही जा सकता है, क्योंकि उनका पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो इस ऐसे जो लॉज इंप्लीमेंट होंगे वो ब्रेक हो सकता है। और यही रीजन है कि इस पूरे प्रोटेस्ट में ऐसे जो लोग हैं वो ज़्यादा इन्वॉल्व है। रिच फार्मर्स को कैसे फ़ायदा होता है कि वो स्मॉल फार्मर से चीज़ों को बाय करते हैं और उसको फिर आगे जाके बेचते हैं, तो वो रिच हो गए। ठीक है, रिच फार्मर्स आपके हो गए। और जो इंटरमीडिएटरीज हैं वो भी फार्मर से बाय करेंगे और फिर वो आगे बेचते हैं, तो जो प्रॉफिट फार्मर्स को मिलना चाहिए वो प्रॉफिट आपको फार्मर्स को नहीं मिल पाता है। तो ये एक अलग अलग व्यू पॉइंट है जो कि आपके रखे गए। अब यहाँ फिलहाल के लिए अगर सरकार की बात की जाए तो सरकार ने जरूर से इस बात को कहा है कि ठीक है हम कुछ बातें आपकी मानते हैं, लेकिन है ना, जैसे जो मंडीज़ हैं, जो कंसर्न है रिलेटेड विथ स्टेट रन एंड प्राइवेट मंडीज़, ट्रेडर्स का रजिस्टर, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ऐसे जो प्रोविजंस उसको अमेंड करने की बात की गई। बट फार्मर्स का कहना है कि लॉ को पूरे तरीके से जो है वो ख़त्म करना चाहिए, लॉ की कोई ज़रूरत नहीं है। बट जैसा मैंने कहा कि अगर इंडिया में टू मच ऑफ डेमोक्रेसी है तो क्या ये
क्या ये रिफॉर्म्स को आने से रोक रही? कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। आज का जो मेंस का क्वेश्चन है वो भी इसी पर बेस्ड है। 13 मोर मिस्ट्रीज इलनेस केसेस डिटेक्टेड इन इलुरु। अब यहाँ पे ये इलुरु जो आई थिंक आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश का जो इलुरु है, सो ये बहुत ही यूनिक केस है। अभी फिलहाल जो स्टडी सामने आ रही है कि ऐसा एकदम से क्या हो गया कि इतने सारे लोग बीमार हो गए, आई थिंक 1 या 2 की डेथ भी हो गई है। तो अभी कुछ जो अभी मतलब रिपोर्ट आ रही हैं वो क्या हाईलाइट कर रही हैं कि इसके पीछे जो रीज़न है वो है यूज़ ऑफ क्लोरीन से रिलेटेड जो है, जैसे कोविड-19 है और कोविड-19 के लिए जो सैनिटाइजेशन आप कर रहे थे तो उसमें क्लोरीन जो है वो क्लोरीन और ऐसे कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल किया गया था, और ये केमिकल्स मतलब आपने सैनिटाइज करने के लिए इस्तेमाल किया। अब वो पानी के थ्रू या किसी के थ्रू जो वहाँ के आसपास के लोग थे उनके शरीर में चला गया, और इस वजह से ये सारी प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप कोई केमिकल का इस्तेमाल अगर करते भी हैं तो वो केमिकल का क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है ह्यूमंस पर, वो भी आपको ध्यान में पूरा रिसर्च करके करना जरूरी है, ऐसे ही आप नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं DCGI की बात की जाए तो अभी कल ही हमने डिस्कस किया था, तो ये GS पेपर 2 के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे ये जो आर्गुमेंट है वो तो ठीक है, लेकिन वी विल डिस्कस फर्स्ट अबाउट DCGI, जो कि आपकी GS पेपर 2 और जो आपकी स्टेटरी नॉन स्टेटरी ऑर्गेनाइजेशन आपको पढ़ना होता है उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे DCGI के बारे में, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं और फिर जो इसमें आर्गुमेंट दिया है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कल जैसे मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, अगर आप लोग को याद हो तो वी हैव डिस्कस्ड, हमने डिस्कस किया था कि जो आपकी सीरम इंस्टीट्यूट है और भारत बायोटेक है, ये लोग परमिशन मांग रहे थे DCGI का कि इन्हें इमरजेंसी में यूज़ करने के लिए जो वैक्सीन उसका अप्रूवल दे दिया जाए, जो फेज़ 3 की वैक्सीन है, जिसको DCGI ने कहा कि अभी हम नहीं दे सकते, अभी आपका और आप एविडेंस प्रोवाइड करो और डेटा प्रोवाइड करो कि हेल्थ इंपैक्ट इसका क्या हो सकता है, ये सारी चीज़। क्योंकि यूके ने ऑलरेडी USA की जो फाइजर कंपनी है उसके द्वारा जो वैक्सीन है वो अप्रूव कर दिया। इंडिया के एक ओल्ड कपल है, उनको वो वैक्सीन वहाँ पर लगाई भी गई है UK के अंदर। इसके अलावा जो ऑक्सफोर्ड की और एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है वो यूके में भी अप्रूव नहीं हुई, यहाँ भी अप्रूव नहीं हुई है और अभी भी अप्रूव नहीं हो रही। तो जो चीज़ें पहले अप्रूव हो जाती हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट आपका हो सकता है, क्योंकि उनकी ज़्यादा तेज़ी से आपकी वी कैन से कि आपको और तेज़ी से वो व्हाट वी कॉल इट एज की और तेज़ी से ये बेचा जा सकता है, लोगों का ट्रस्ट जो है वो ज़्यादा बिल्ड रहेगा, तो उस वैक्सीन को ज़्यादा लोग खरीदेंगे। ये सब चीज़ें हैं। अब हमारे काम का जो पॉइंट है वो क्या है, वी नीड टू नो अबाउट द ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ये है, इट इज़ अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये अप्रूव करती है लाइसेंस ऑफ स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ ड्रग्स, जैसे ब्लड है, ब्लड प्रोडक्ट है, वैक्सीन है, सीरा है इन इंडिया। सो ये इन एरियाज में डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ ड्रग्स हैं, कौन प्रोड्यूस कर सकता है, रिसर्च है, ये सब के लिए जो एक लाइसेंस है वो इसके द्वारा ही दिया जाता है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के अंदर आता है। इट ऑल्सो सेट स्टैंडर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग, सेल, इंपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स इन इंडिया। कैसे ड्रग को मैन्युफैक्चर करना है, सेल करना है, इंपोर्ट करना है, डिस्ट्रीब्यूशन उसका कैसा होगा, ये सारी चीज़ें भी इसी के द्वारा देखी जाती है। अब अगर देखा जाए तो इसके मेजर जो फंक्शंस हैं ये क्या है, स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग, इंपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स इन इंडिया। एपेलेंट अथॉरिटी के रूप में काम करती है अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है रिलेटिंग विद द क्वालिटी ऑफ ड्रग। अगर प्रिपरेशन और मेंटेनेंस ऑफ नेशनल प्रेफरेंस स्टैंडर्ड्स, मतलब आप कोई भी ड्रग्स, वैक्सीन, कुछ भी जो आती है तो उसको सर्टेन स्टैंडर्ड्स जो एक रेफरेंस के रूप में इस्तेमाल हो सकते हैं वो सेट करना, ठीक है। इट ऑल्सो ब्रिंग अबाउट यूनिफॉर्मिटी इन इन्फोर्समेंट ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट। ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट के इन्फोर्समेंट के लिए यही रिस्पॉन्सिबल है। ट्रेनिंग ऑफ ड्रग एनालिस्ट, जो ड्रग एनालिस्ट है उनकी ट्रेनिंग प्रोवाइड करना बाय द स्टेट ड्रग कंट्रोलर लेबोरेटरी और दूसरे जो इंस्टीट्यूशन है। इसके बाद एनालिसिस ऑफ डोमेस्टिक रिसीव्ड एज सर्वे सैंपल्स फ्रॉम CDSCO, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो डिफरेंट सर्वे सैंपल्स जो रिसीव किए जाते हैं उनको एनालिसिस करना, ये सारी चीज़ें हैं। सो ये एक पॉइंट आपका जो अभी मैंने आपको बताया, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है, इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। और फिलहाल जो उस आर्टिकल में लिखा वो यही लिखा है कि अभी जो परमिशन है उसको डिले किया गया है। जो सीरम इंस्टीट्यूट एक डिमांड कर रहा है जो परमिशन की, और भारत बायोटेक जो डिमांड कर रहा है कि आप हमें परमिशन दो और उस पर मतलब मेनली जो इमरजेंसी यूज़ के लिए वैक्सीन को अलाउ किया जाए। जैसे यूके में
यूके ने फाइजर की जो वैक्सीन उसको अलाउ किया है, लेकिन ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका को नहीं किया है, भारत में भी नहीं किया गया है। तो इस तरीके का अभी जो ऑर्गेनाइजेशन उसका सिर्फ यही कहना है कि सबसे पहले और एविडेंस ला के देने की ज़रूरत है और उस एविडेंस के बेसिस पर ही हम अलाउ कर सकते हैं, ठीक है, कि ये जो वैक्सीन है ये फेज़ 3 ट्रायल में कितना इसका इम्पैक्ट हुआ है, क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट है कि नहीं है। तो ऐसा नहीं कि जल्दीबाजी में आप अप्रूवल दे दो, ये ज़रूरी है कि बेसिकली ये सारा अप्रूवल जो आपने दिया है उसके पीछे डेटा क्या है, कितने लोगों का सैंपल इस्तेमाल किया गया है, एज अ सैंपल जो पॉपुलेशन है जिन पे टेस्टिंग की गई है वो कितनी है, ठीक है। सो ये है एक इम्पॉर्टेंट आपके लिए अनाउंसमेंट है, ये नया यूट्यूब चैनल लॉन्च हो रहा है, ऑलरेडी आपका है। लिंक आपको ये जो सेशन आप देख रहे हो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, वहाँ पे आपका लिंक रहेगा, वहाँ पे जाना है, इसको सब्सक्राइब करना है। इस सेशन के अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ें करेंगे, एक तो इंडियन एक्सप्रेस है, जैसे कल मैंने आपसे डिस्कस किया था, इस इंडियन एक्सप्रेस की कमेंट्री हम लोग करेंगे। मतलब जो इंडियन एक्सप्रेस है उसके इंपॉर्टेंट चीज़ें आपका एक बार में कवर हो जाएगा, 18-20 मिनट का सेशन आपका होगा। इसके अलावा जो बेस्ट, जो रोज़ में आपको हिंदू एनालिसिस का जो आपको मैं लास्ट में क्वेश्चन देता हूँ, उसका किसका बेस्ट आंसर है जो आपको सेंड करना है डेली डोज विद s.monday में, किसका बेस्ट आंसर है और क्या मॉडल आंसर होना चाहिए। डेली एक क्वेश्चन आपका मेंस का इसमें डिस्कस होगा, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आप IAS के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये एक सेशन आएगा। और दूसरा है द हिंदू, आपका इंग्लिश में स्टार्ट होगा, ठीक है। ये जो सेशन आप देख रहे हो ये यहीं पर आपका रहेगा, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए ये सेशन यहीं पे रहेगा, बट ये सारे सेशंस इस YouTube चैनल के अंदर होंगे। इस YouTube चैनल में अभी फिलहाल सिर्फ मेरे ही सेशन आपके आएंगे, फिर आपको और कुछ करंट अफेयर्स के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी। आपका सारा का सारा जो करंट अफेयर्स है वो कवर होगा, जो इंपॉर्टेंट इशूज़, इमर्जिंग इशूज़ है वो आपके रोज़ के आएंगे। इसके अलावा जो हमारा 5am क्रैक प्रीलिम सीरीज़ है वो भी धीरे धीरे से शुरुआत जो होगी वो यहीं होगी। द कंसेप्ट नाम से है, ज़रूर से सब्सक्राइब करना है, एटलीस्ट आज में 5K सब्सक्राइबर ज़रूर से होने चाहिए, ठीक है। ट्राई फॉर इट, आप लोग जितने लोग भी देख रहे हो एटलीस्ट आपको सब्सक्रिप्शन ज़रूर से लेना है। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, ग्रुप में भी आई विल शेयर, तो आप ज़रूर से इसको आपको सब्सक्राइब करना है। और जैसा आपने कहा भी था कि एक सेपरेट चैनल लॉन्च होना चाहिए, सो दैट इज़ द रीज़न वी हैव लॉन्च दिस चैनल। अब ये अनअकैडमी का ही चैनल है, ठीक है, बट अगेन इसमें सिर्फ मेरे ही सेशन होंगे। कौन कौन से सेशन होंगे वो मैंने आपको बताया है। आज रात को 9 बजे पहला वीडियो आपका आएगा इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर, तो उसको भी आपको देखना 18-20 मिनट का होगा, एक बार गो थ्रू हो जाओगे, काफ़ी सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। कल एक छोटा सा वीडियो था, आज और इम्प्रूव तरीके से वो वीडियो आपके लिए आएगा। नेक्स्ट देखते हैं ईरान कैलकुलेटेड रिस्क, ठीक है। ईरान जो है कैलकुलेटेड रिस्क की बात की गई है, ईरान कैलकुलेटेड रिस्क की बात की गई है। अब यहाँ पे ये जो टॉपिक है ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। देखो IR का ये टॉपिक है, अगर देखा जाए, अगर आप इन जनरल देखते हो तो 2015 में P5+1 जो 5 परमानेंट मेंबर्स है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की और 1 मेंबर जर्मनी और ईरान के बीच में न्यूक्लियर एग्रीमेंट एक साइन हुआ था, जॉइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जिसका नाम था, ठीक है। जॉइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जॉइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन ये आपका आया था। इस अरेंजमेंट को लाने में बैराक ओबामा और जो इस समय के प्रेसिडेंट है, उस समय वाइस प्रेसिडेंट थे जॉय बाइडेन, दोनों थे, ठीक है। तो वहाँ पे ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ट्रांसपेरेंट बनाना, इसके लिए ये कुछ कदम थे। जैसे जो भी न्यूक्लियर फैसिलिटी है ईरान की, जो भी न्यूक्लियर फैसिलिटी है जहाँ पे वो न्यूक्लियर फ्यूल को एनरिच कर रहा है, वहाँ पे जो इंस्पेक्टर्स है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के, वो जाएंगे, देखेंगे कि कहीं ये न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए तो इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो एक ट्रस्ट बिल्डिंग लेकर आना उस रीजन में, इस पर आपका प्रयास किया गया था, जॉइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। अब धीरे धीरे वेस्ट एशिया में 2 पोल्स ऑफ पावर है, एक तरफ ईरान है जो शिया डोमिनेटेड है, एक तरफ सऊदी अरेबिया है जो सुन्नी डोमिनेटेड है। सो इन दोनों के बीच में एक टेंशन चलता है, साथ में इजराइल और ईरान के बीच का भी टेंशन है। इवन जो सीरिया में ईरान मदद कर रही थी बशर अल असद का, है ना, ईरान जो मदद कर रही थी कई जगहों पे, वहाँ पे इजराइल ने अटैक किया, क्योंकि जो बशर अल असद है वो भी शिया है और ईरान भी शिया डोमिनेटेड है, और जो रिबेल ग्रुप है वो सुन्नी है जिनको सऊदी अरेबिया सपोर्ट करता है। इवन इजराइल ने भी ऐसी जगहों पे अटैक किया जहाँ पे ईरान सपोर्ट जिनको कर रहा था। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। धीरे धीरे जब अब नए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आए, उन्होंने अपने आप को बैकआउट कर लिया और ये कहा कि ये जो जॉइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन है, ये जॉइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन कहीं ना कहीं ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेजिटिमाइज कर रहा है।
ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को वो लेजिटिमाइज आपका कर रहा है, ठीक है। सो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को जो लेजिटिमाइज कर रहा है, इस वजह से विड्रॉ किया। असल में रीज़न ये था कि ऐसा लग रहा था जैसे सऊदी अरेबिया को भी बहुत सारी डील आपकी साइन की गई, सऊदी अरेबिया से यूएसए की डिफेंस डील साइन की गई, और सऊदी अरेबिया ने कहा भी था कि हम तभी बाय करेंगे, हो सकता है इंटरनल आपकी बातचीत हुई हो, जब आप ये इस एग्रीमेंट न्यूक्लियर एग्रीमेंट से बाहर चले जाओ। और ये जो भी है, क्योंकि सऊदी अरेबिया इजराइल जैसे देश को ऐसा लग रहा था कि अगर ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सक्सेसफुल हो जाता है और वो एनरिच होता है, तो फिर मतलब न्यूक्लियर फ्यूल को एनरिच करके वो न्यूक्लियर वेपन बना लेता है, तो उनके लिए बहुत एक टेंशन की बात है। तो इसलिए इन्होंने यूएसए को भी प्रेशराइज किया कि आप हमारी बात मानो और इस डील से बाहर हो, और यूएसए डील से बाहर हो गया। अब नए जो प्रेसिडेंट आए हैं जॉय बिडेन, वो जॉय बिडेन क्योंकि उन्हीं ने बेसिकली वाइस प्रेसिडेंट थे और बैराक ओबामा जो है प्रेसिडेंट थे, उन्हीं ने इस चीज़ का डिसीजन भी लिया था कि हाँ ठीक है, ये अरेंजमेंट आपका आना चाहिए। अब वो दोबारा से इस न्यूक्लियर एग्रीमेंट के उसमें आएंगे, है ना, इस न्यूक्लियर एग्रीमेंट को साइन करेंगे। हाल में आपने न्यूज़ सुना होगा कि इजराइल ने ईरान के एक फेमस और बहुत बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट का असैसिनेशन कर दिया। अभी एक्सपेक्टेड था कि ईरान रिटेलिएट करे, बट ईरान ने रिटेलिएट नहीं किया। उसने एक लॉ पास किया और उस लॉ के तहत इसने हाईलाइट किया कि हम अपने न्यूक्लियर जो है उसका एनरिचमेंट करेंगे 5% से 20%, और फ्यूचर में हो सकता है 90% कर दिया जाए। 90% एनरिचमेंट के साथ ही न्यूक्लियर वेपन आपका बनाया जाता है। ये चीज़ हो सकती है। तो जॉय बिडेन जो है, जॉय बिडेन इस चीज़ को कंसीडर करेंगे और दोबारा से ये जो न्यूक्लियर एग्रीमेंट था उसको दोबारा से ज्वाइन करेंगे, और हो सकता है कि उसमें सर्टेन और कंपल्शन हो जाए और यूएसए यहाँ पे इंटरफेयर न करे। जो भी रीजनल पावर है वो उनका इशू है, वही इस सबसे डील करे, ऐसा हो सकता है। ईरान एक प्रेशर भी क्रिएट कर रहा है, ठीक है। ईरान प्रेशर इसलिए क्रिएट कर रहा है कि अगर आपने सैंक्शन इम्पोज जो किया है वो नहीं हटाया, तो हम ये एनरिचमेंट फर्दर करते रहेंगे। तो इस प्रकार की बातें, पूरे का पूरा जो आर्टिकल है इस पर लिखा हुआ है, इसको आप रीड कर सकते हो। और ये आपको रीड करने के जो है ये पूरा का पूरा जो पीडीएफ है, डेली डोज विथ स्टॉट पांडे, या फिर एस और पी करंट अफेयर्स, एसपी करंट अफेयर्स में जाके टेलीग्राम चैनल पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, जो आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। दोनों में ही आपको पीडीएफ मिल जाएगा। एसपी करंट अफेयर्स में सिर्फ पीडीएफ रहता है, तो ये ध्यान में रखना है। आज आपकी स्पेशल क्लास है, 2 क्लासेस आपकी हो चुकी हैं टॉप 100 करंट अफेयर्स की, तो रात 9:30 बजे होती हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर की जीएस सीरीज़ की 7 क्लासेस और भी बहुत सारी क्लासेस हैं, न्यू इंटरनेशनल एग्रीमेंट, और ये सब फ्री क्लासेस हैं। आप मेरे प्रोफाइल में जाके इन सबको देख सकते हो, ठीक है। सो अगर आप लोग को करना है, तो सारी की सारी फ्री क्लासेस है। ये कोड इस्तेमाल करना है, अगर आपको अनलॉक के लिए पूछता है कोई, तो यू हैव टू जस्ट पुट दिस कोड SP लाइव, और फिर आप क्लास आपकी ओपन हो जाएगी, ठीक है। आज आपकी 9:30 बजे क्लास है 100 करंट अफेयर्स MCQs की। कल से जीएस सीरीज की क्लास आपकी दोबारा से शुरू होगी। ये सारी क्लासेस आप फ्री में देख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, लॉ सूट कुड फोर्स FB टू सेल इंस्टाग्राम व्हाट्सअप। तो यहाँ पे देखो, ये डिजिटल मार्केट है, ये एक इन्फॉर्मेशन के लिए ही आपकी, ये जो बहुत बड़ी डिजिटल मार्केट है, इस पर भी बहुत तरीके के चैलेंजेस आपके आ रहे हैं। बड़ी बड़ी जो कंपनीज है, व्हाट्सअप जैसी, फेसबुक जैसी जो कंपनीज है, इसके खिलाफ लॉ सूट भी फाइल किया गया है। मतलब ये लोग क्या करते हैं कि अगर कोई भी ऐसी कंपनी सामने आती है और इमर्ज होती है और उनको लगता है कि ये उसके चैलेंज उसके लिए क्रिएट कर सकते हैं, तो उसको या तो बाय कर देते हैं या उसको खत्म कर देते, बाय और बरी कर दे। तो इसलिए क्या है कि इसके खिलाफ लॉ सूट फाइल किया गया, और ये जो लॉ सूट फाइल किया गया है, आई थिंक यूएसए के द्वारा ही, यूएसए फेडरल ट्रेड कमीशन के द्वारा। तो इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप जो है उसको बेचना पड़ सकता है FB को, ये पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट देखते हैं, संडे डेडलाइन फॉर ब्रेक्जिट टॉक। तो ये भी IR का और इकोनॉमी दोनों का ही टॉपिक आपके लिए है। इसमें जो एक पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस भी किया हुआ है, और उसको थोड़ा सा आपको ध्यान भी रखना है कि जब आप ब्रेक्जिट की बात करते हो, तो ब्रेक्जिट की बात जब आप करते हो, तो मतलब एग्जिट ऑफ ब्रिटेन फ्रॉम यूरोपियन यूनियन, ठीक है, एग्जिट ऑफ ब्रिटेन ऑफ यूरोपियन यूनियन। और ये जो एग्जिट ऑफ ब्रिटेन फ्रॉम यूरोपियन यूनियन की आप बात कर रहे हो, इसमें ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से एग्जिट तो हो गया है, लेकिन ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन का एग्जिट के बाद कैसा रिलेशन होना चाहिए, ये डिसाइड करना जरूरी है, ठीक है। क्योंकि दोनों ही मतलब पास में हैं, उनके कई सारे आपके रिलेशन हैं, इकोनॉमिक रिलेशन, पॉलिटिकल रिलेशन, किस तरीके से वो उसको मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि EU में दूसरा अरेंजमेंट था। अब प्रेजेंटली जब पोस्ट ब्रेक्जिट पीरियड है, उसमें ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन का रिलेशन कैसा हो, वो बहुत जरूरी है। तो उस पर अभी कोई भी पॉइंट आपका रीच नहीं हुआ है कि ये डील कैसी होनी चाहिए। फिलहाल
कल परसों में एक डील जो आपकी आयरलैंड से रिलेटेड साइन की गई थी, ठीक है। जो आयरलैंड है तो उसमें जो नदर्न आयरलैंड है जो कि यूके का पार्ट है और आयरलैंड सेपरेट है, तो आयरलैंड तो है यूरोपियन यूनियन का पार्ट, ठीक है। आयरलैंड जो है यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, लेकिन नॉर्थ आयरलैंड और आयरलैंड के बीच में लगातार आपका ट्रेड चलता जा रहा है, ठीक है। और नॉर्थ आयरलैंड यू का पार्ट नहीं है, वो यूके का पार्ट है, और आयरलैंड जो है वो यू का पार्ट है। तो अब ये कैसे, दोनों के बीच में ट्रेड भी है, अच्छा खासा पॉलिटिकल सोशल रिलेशन भी है, इकोनॉमिक रिलेशन भी है, तो आप इसमें क्या फॉलो करोगे, ठीक है। अगर आप एक यू का पार्ट नहीं है और एक यू का पार्ट है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होना चाहिए। तो इसके लिए इन्होंने डील एग्री किया है कि एक डील ये लेकर आए हैं कि किस तरीके से सारा अरेंजमेंट होना चाहिए, लेकिन जो ओवरऑल है यू और ब्रिटेन के बीच का कैसा होना चाहिए उस पर अभी भी डिसीजन लेना बाकी है, ठीक है। तो ये एक एंगल है। जैसा मैंने आपको कहा कि जो द कंसेप्ट नाम से यूट्यूब चैनल आई हैव लॉन्च्ड, उसको आप जरूर से सब्सक्रिप्शन आपको उसको करना है। आज रात को 9 बजे उसमें इंडियन एक्सप्रेस की एक कमेंट्री रहेगी, जिसमें मतलब 18-20 मिनट्स का आपका सेशन होगा, और जो भी आर्टिकल्स है ब्रीफ में आई विल एक्सप्लेन यू क्या क्या चीज़ें हैं आपको ध्यान रखनी है। PDF डाउनलोड करके आप उसको देख भी सकते हो। इसके अलावा जो बेस्ट आंसर है, जो भी क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ रोज़, उसका जो बेस्ट आंसर है वो उसका वीडियो रोज़ उसी पर आएगा, ऑडियो में वीडियो रहेगा, वो आपको उसी में देखना है। तो द कंसेप्ट चैनल लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, मिस नहीं करना है। टुडे एटलीस्ट 5000 सब्सक्राइबर आपके होने चाहिए। इंडिया टोटली रेस्पॉन्सिबल फॉर सिचुएशन, चाइना ने ऐसा कहा है। कल अगर आप देखोगे तो कल इंडियन जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि कई सारे रीजंस रेस्पॉन्सिबल हैं जिस वजह से LAC में ये टेंशन क्रिएट किया जा रहा है चाइना के द्वारा, और यहाँ पे इंडिया ने इसके बारे में हाईलाइट भी किया। अब चाइना ने कहा कि इसके लिए इंडिया रेस्पॉन्सिबल है, तो ये एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम आपका हो रहा है। मैंने इसके ऊपर बहुत सारे आपको एक्सप्लेनेशन दिए हैं पहले, जैसे कमेंट सेक्शन में लेट मी नो व्हाट इज़ कॉन्टिनेंटल डिलेमा, ठीक है। कॉन्टिनेंटल डिलेमा क्या है, और उसमें मैंने आपको क्वाड को लिंक किया, इंडो पैसिफिक रीजन को लिंक किया, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं। तो वो सब आपको याद रखने हैं, बहुत उसी पर वो जो अंडरस्टैंडिंग आपने डेवलप की है उसी पर बेस्ड आपके क्वेश्चंस आएंगे। वायरस वेरी इंडिया, तो यहाँ पे नेटफ्लिक्स की एक रिपोर्ट है कि इसमें जो नेटफ्लिक्स का ऑडियंस है लगभग 80% जो ऑडियंस है वो इंडियंस ही हैं। अब दिन भर मूवीज़ और वेब सीरीज़ जो है देख रहे हैं, तो ये आप कह सकते हो कि OTT प्लेटफॉर्म्स का जो पॉपुलैरिटी है वो भी इंडिया में तेज़ी से आपकी बढ़ रही है। जो बच्चे लाइव देख रहे हैं वो आप लाइक बटन आप जरूर से प्रेस करें, और लाइक भी आपको जरूर से करना है। ये देख लो क्वेश्चन, टू मच डेमोक्रेसी इन इंडिया इज द बेसिस फॉर रेजिस्टेंस अगेंस्ट एनी रिफॉर्म, क्रिटिकली डिस्कस करना है। इसका बेस्ट आंसर किसका है, ठीक है, वो मैं आपको जो चैनल है द कॉन्सेप्ट आपका, उस पर आज आपका वीडियो आएगा, लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा, उसको जाके सब्सक्राइब आपको कर लेना तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो बेस्ट आंसर है और मॉडल आंसर क्या होगा वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। तो 4-5 मिनट का ही वीडियो रहेगा जिसमें आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको आंसर कैसे अप्रोच करना है। डेली बेसिस का जो क्वेश्चन है वो आपका उसमें कवर किया जाएगा, ठीक है। सो द कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल है, आप सर्च करोगे तो नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि अभी उस पर वीडियो आज से ही डले जाएंगे। जो नीचे आप देख रहे हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पे लिंक दिया हुआ है उस यूट्यूब चैनल का, उस पर जाके आपको क्लिक करना और सब्सक्राइब करना है। सो आज के लिए इतना ही। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और लेट्स क्रैक UPSC CSC को जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन एंड लेट्स क्रैक इट।